Hello everyone, welcome to Excellence Study Circle. This is Jawwadul Haq, your mathematics teacher, and today we are going to start a new chapter of mathematics class 10, and I bet on it that this chapter is going to be one of the most interesting and important chapter you'll come across in class 10th. और ये चैप्टर ना सिर्फ आपके क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इनफैक्ट जब आप हायर क्लासेस में मैथमेटिक्स लेकर पढ़ेंगे तो जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे दिस चैप्टर इज गोइंग टू स्टे विथ यू एंड ऑफ कोर्स फिजिक्स में भी बहुत हद तक इस चैप्टर का यूज है। तो जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री भी कह सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री जैसा कि आपकी एनसीईआरटी किताब में है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, दिस सिंपली मींस कि ये पहली बार होगा कि क्लास 10th में हमें चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है। इससे पहले ना ही हमने क्लास 8 में और ना ही क्लास 9th में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू ट्रिगोनोमेट्री इन क्लास 10th। तो हमें ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ना है? हमें क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स को सीखना है और उन्हें किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करने में अप्लाई किया जाता है वो जानना है। सो लेट अस मूव इनटू द चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले वी हैव टू नो द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसके बाद we have to introduce the all important trigonometric ratios, T ratios or trigonometric ratios. इसके बाद ठीक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही फॉलो करता हुआ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज for some specific angles. And at last we will study the all important trigonometric identities. And then of course when we will move into the higher classes we will dig deeper into the concepts of ट्रिगोनोमेट्री। पर क्लास 10th में हमें इन टॉपिक्स को पढ़ना है और इनसे किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ये सीखना है। सो लेट अस मूव इनटू आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अब ये जो वर्ड ट्रिगोनोमेट्री है, दिस इज मेड अप ऑफ थ्री वर्ड्स, three Greek words, that is tri. We all know what is the meaning of tri. Tri means three. Then we have the other word gono. Gono means sides. And then we have the third word metry. And metry simply means measure. Measure. So what is trigonometry? Trigonometry is the measure of three sides. Trigonometry is the measure of three sides. Now we all know, हम सबको पता है कौन से पॉलीगॉन में थ्री साइड्स होते हैं। ऑफ कोर्स ट्रायंगल में थ्री साइड्स होते हैं। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री इज द मेजर ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। दिस इज द मोस्ट सिंपल मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज द measure of three sides of a triangle. So we can write it as trigonometry means the study of three sides of a triangle. अब आपको बता दूं कि क्लास 10th में हमें जिस ट्रायंगल के बारे पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री में, दैट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। सो बेसिकली ये जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, दिस इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, नाउ मूविंग ऑन, वी हैव टू नो द डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? हाउ कैन वी डिफाइन ट्रिगोनोमेट्री? सो ट्रिगोनोमेट्री इज डिफाइंड एज trigonometry
trigonometry can be defined as the relation between the sides and the angles of a triangle. एक ट्रायंगल के साइड्स और उसी ट्रायंगल के एंगल्स के बीच जो रिलेशन होता है उसी की पढ़ाई को हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं. So this is the definition of trigonometry. It is very simple. Trigonometry is defined as the study of the relation between the angles and the sides of a particular triangle. Okay, clear है? Meaning बहुत ही simple है. It is the measure of three sides of a triangle. और अगर हम इसे define करें, so trigonometry is defined as the relation between the sides and angles of a triangle. Okay, it's clear? Now let us move to our next topic, which is ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, द ऑल इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को स्टार्ट करने से पहले हमें इस चैप्टर में कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हमने पहले पढ़ रखे हैं उन्हें जानना जरूरी है. वो कंसेप्ट्स क्या है आइए देखते हैं. इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स टू नो. इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स टू नो. ये कंसेप्ट्स हमारे लिए कोई नए कंसेप्ट नहीं है. वी जस्ट हैव टू रिवाइज दीज कंसेप्ट्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन लोअर क्लासेस. तो जो पहला कंसेप्ट होने वाला है हमारा वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. अब हमें पता है अगर एक ट्रायंगल है, suppose we are considering this triangle as ABC, then the measure of the three angles, तीनों एंगल्स का जो मेजर होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों एंगल्स का जो मेजर होने वाला इट इज गोइंग टू बी 180 डिग्री. द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री. ये है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी. अब ये हमें क्यों जानना है? क्योंकि हो सकता है अभी जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ट्रायंगल में कोई दो एंगल तो गिवन होगा, तीसरा पता नहीं होगा. सो वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी टू फाइंड द थर्ड एंगल. क्लियर है? अब आते हैं जो हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी जानना है वो है रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम. हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम हम किसके लिए अप्लाई करते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अप्लाई करते हैं. सपोज वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी विच इज राइट एंगल्ड एट बी. एक ट्राइंगल एबीसी ले लिया हमने, राइट एंगल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल्ड एट बी. अब सभी को पता है राइट एंगल के ओपोजिट में जो साइड होता है इज ऑलवेज गोइंग टू बी हाइपोटेनस. सो एसी इज आवर हाइपोटेनस. अब जो रिमेनिंग टू साइड्स है ए बी और बी सी, इसमें से कोई एक हमारा परपेंडिकुलर है और कोई एक बेस है. तो ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो जो हॉरिजॉन्टल साइड होता है ट्रायंगल का उसे बेस मान लेते हैं और जो वर्टिकल साइड होता है ट्रायंगल का उसे परपेंडिकुलर मान लेते हैं. बट दिस इज नॉट द राइट कंसेप्ट. राइट कंसेप्ट क्या है कि परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करने से पहले हमें एक रिफरेंस एंगल पता होना चाहिए. वी हैव टू कंसीडर वन ऑफ द एंगल एज रिफरेंस. तभी जाकर हम बता सकते हैं कि कौन सा साइड इज गोइंग टू बी आवर परपेंडिकुलर एंड विच साइड इज गोइंग टू बी आवर बेस. सपोज हम यहां एंगल सी को रिफरेंस एंगल मान लेते हैं. देन एंगल सी के ओपोजिट में कौन सा साइड है? ए बी. तो रिफरेंस एंगल के ओपोजिट में जो साइड होता है वही हमारा परपेंडिकुलर होता है. सो इन दिस केस अगर हम एंगल सी को रिफरेंस एंगल मानते हैं तो ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड ऑफ कोर्स द रिमेनिंग साइड, जो बचा हुआ साइड है बीसी, वो हमारा बेस हो जाएगा. ठीक है? तो परपेंडिकुलर और बेस ये टोटली डिपेंड करता है
द रिफरेंस एंगल पे, जिस एंगल को हम रिफरेंस मान रहे हैं उसके ऊपर। रिफरेंस एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होता है इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, राइट एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होता है इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी हाइपोटेनस। ओके, नाउ व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम जानना है, तो पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज द सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। ये आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, क्लास 7th में या क्लास 9th में, कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, बेस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज ऑलवेज द सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। ओके, नाउ अब हम क्यों पढ़ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम? व्हाई डू वी नीड दिस थ्योरम इन क्लास 10th? इसीलिए क्योंकि हो सकता है आगे जाकर हम प्रॉब्लम सॉल्व करें, उसमें राइट एंगल ट्राइंगल के दो साइड्स तो गिवन हो, तीसरा पता ना हो। सो वी विल यूज दिस पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। ओके, वेरी गुड। नाउ लेट अस मूव टू आवर टॉपिक, दैट इज trigonometric ratios. We have to introduce the all important trigonometric ratios. So our important topic is trigonometric ratios. Trigonometric ratios. Okay, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ABC, विच इज राइट एंगल्ड एट B। ठीक है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है विच इज राइट एंगल्ड एट B। सपोज वी आर कंसिडरिंग एंगल C एज आर रेफरेंस एंगल। एंगल C हमारा रेफरेंस एंगल है, तो अब हम आसानी से बता सकते हैं कौन सा साइड हमारा हाइपोटेनस होगा, कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा और कौन सा साइड बेस होगा। तो राइट एंगल के ऑपोजिट में जो साइड है वो है AC, सो AC इज गोइंग टू बी आर हाइपोटेनस। रेफरेंस एंगल हमने C को माना है, C के ऑपोजिट में जो साइड है AB वो हमारा परपेंडिकुलर हो गया, एंड ऑफ कोर्स द रिमेनिंग साइड BC विल बी द बेस, सो BC इज आर बेस। पता चल गया कौन हाइपोटेनस है, कौन परपेंडिकुलर और कौन बेस है। अब यहां जो हमें तीन साइड मिला है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, इसके हेल्प से इसको अरेंज करके हम कुछ रेशियोज लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के हेल्प से एक रेशियो लिख सकते हैं, P/H लिख सकते हैं। P/H इज आवर रेशियो। अगर हम P/H को रिवर्स कर दें, इसका रेसिप्रोकल लिख दें, तो दूसरा रेशियो यहां से ही बन जाएगा। P/H का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, H/P। उसी तरह हम बेस और परपेंडिकुलर का इस्तेमाल करके भी एक रेशियो बना सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट रेशियो इज B/H, और अगेन B/H का रेसिप्रोकल कर हम अगला रेशियो बना सकते हैं। B/H का रेसिप्रोकल क्या होगा, H/B। सो H/B इज आवर नेक्स्ट रेशियो। सिमिलरली हम परपेंडिकुलर और बेस का इस्तेमाल करके भी एक रेशियो बना सकते हैं। वो रेशियो क्या होने वाला है, P/B। एंड अगेन अगर हम P/B को रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमारा अगला रेशियो बन जाएगा B/T। तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, इनके मदद से हम ये 6 रेशियोज लिख सकते हैं। क्लियर है? अब मैथमेटिक्स में इन रेशियोज का एक नाम रख दिया गया। वो नाम क्या है, आइए जानते हैं। जो हमारा रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, P/H है, उसका नाम रखा गया, सबसे पहले इफ सपोज वी आर नेमिंग दिस रेफरेंस एंगल एज थीटा। हम क्या कर रहे हैं, ये जो रेफरेंस एंगल है इसका एक नाम दे रहे हैं, वो क्या है, थीटा। ओके, थीटा इज एनी स्मॉल एंगल। तो जो हमारा पहला रेशियो P/H है उसका नाम हो जाएगा साइन थीटा। फिर जो अगला रेशियो है B/H मैथमेटिकली B/H इज कॉस थीटा। जो रेशियो B/H है उसे हम क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में, कॉस थीटा। उसी तरह P/B का नाम रखा गया, और P/B का नाम रखा गया tan थीटा। फिर P/H का रेसिप्रोकल H/P, इसका भी नाम रखा गया, इसका नाम क्या रखा गया, कॉसेक थीटा।
h बाई बी इस रेशियो का भी एक अलग नाम है, दैट इज सेक थीटा। और जो हमारा लास्ट रेशियो है b बाई पी, इसका भी एक नाम है, दैट इज कॉट थीटा। तो इस तरह हमें अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलते हैं। हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमारा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। सिमिलरली टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cosec theta is equals to hypotenuse upon perpendicular, sec theta is equals to hypotenuse upon base and cot theta is equals to base upon perpendicular। तो ये जो 6 रेशियोज है, इन रेशियोज को हमें पढ़ना है और इन रेशियोज का बहुत जगह इस्तेमाल होने वाला है इस चैप्टर में। और इनफैक्ट जब आप हायर क्लासेस में मूव ऑन करेंगे तो वहां पे भी इन 6 रेशियोज को ही पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम इनके पूरे नाम जान लेते हैं। ये जो साइन थीटा है ये शॉर्ट फॉर्म है, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन थीटा का पूरा नाम है साइन, SIN, साइन ऑफ एंगल थीटा। उसी तरह जो कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा शॉर्ट नेम है। कॉस थीटा का पूरा नाम क्या है? कोसेक्टेंट, सॉरी कोसेकेंट ऑफ थीटा, कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा। कोसेकेंट को ही शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? कॉस थीटा। सिमिलरली टैन थीटा इज ऑल्सो अ शॉर्ट नेम। टैन थीटा का पूरा नाम क्या है? टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। उसी तरह अगर हम कॉसेक की बात करें तो कॉसेक का फुल फॉर्म होता है कोसेक्टेंट, कोसेक्टेंट ऑफ एंगल थीटा। सेक की बात करें तो ये होता है सेक्टेंट ऑफ एंगल थीटा, सेक्टेंट ऑफ एंगल थीटा। और कॉट थीटा की बात करें तो ये होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। तो समझ में आ रहा है हम किस तरह प्रोनाउंस करते हैं। साइन थीटा का मतलब हुआ साइन ऑफ एंगल थीटा विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। उसी तरह टैन थीटा का मतलब हुआ टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये जो है ये फुल फॉर्म है इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, ठीक है। अब अगर आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे गौर करें तो आपको कुछ दिखेगा। वो क्या है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है, उसका रेसिप्रोकल। तो क्या हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा? बिल्कुल कह सकते हैं। उसी तरह कॉसेक थीटा को हम साइन थीटा का रेसिप्रोकल कह सकते हैं। अब कॉस थीटा पे गौर करिए। कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और सेक थीटा क्या है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। बिल्कुल एक दूसरे का रेसिप्रोकल। तो क्या हम कह सकते हैं कॉस थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा एंड सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा? कह सकते हैं। उसी तरह टैन थीटा और कॉट थीटा पे ध्यान दें। टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट थीटा क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बिल्कुल एक दूसरे का रेसिप्रोकल। सो वी कैन से दैट टैन थीटा एंड कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इस रिलेशन को नोट करना है, जानना है और इसे अप्लाई भी करना है आगे। तो आइए इन रिलेशंस को लिख लेते हैं। साइन थीटा, वी कैन से दैट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा। और हम ये भी कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो यहां से हमें क्या मिलता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो वो जो रिलेशन है हम उसको लिख लेते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। उसी तरह जो हमारा नेक्स्ट रिलेशन है वो क्या है? कॉस थीटा को हम सेक थीटा का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। कॉस थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो यहां से जो रिलेशन मिलने वाला है वो क्या है कि कॉस थीटा और सेक थीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा? 1।
हमारा नेक्स्ट रेसिप्रोकल क्या है? tan थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो यहां से जो हमें रिलेशन मिल रहा है वो क्या है? यहां से जो रिलेशन मिल रहा है वो है tan थीटा और cot थीटा का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। क्लियर है? बहुत ही आसान कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को जान लेना और इसको अप्लाई करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हमने रिलेशंस पढ़े, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े, वो क्या है? सबसे पहला, साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cosec थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड cot थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और फिर हमें यह भी पता चला कि साइन थीटा कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इसी वजह से साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी 1। उसी तरह कॉस थीटा और सेक थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, सो कॉस थीटा और सेक थीटा का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज आल्सो गोइंग टू बी 1। एंड कॉट थीटा और टैन थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, सो टैन थीटा और कॉट थीटा का भी प्रोडक्ट 1 होगा। ये कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आइए आज हम इस कंसेप्ट से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इस कंसेप्ट से, वो है क्वेश्चन नंबर 1। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इस कंसेप्ट से और हम कोशिश करेंगे कि इस कंसेप्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके बुक में हैं या फिर किसी और किताब में है उनको डील करें, ताकि आप खुद से जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो आपको आसानी हो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम शॉर्ट में टी रेशियोज भी लिख सकते हैं। फाइंड ऑल द टी रेशियोज ऑफ एंगल सी। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है विच इज राइट एंगल्ड एट बी, विच इज राइट एंगल्ड एट बी, एंड हमें एंगल सी से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। मींस वी हैव टू कंसीडर एंगल सी एज आवर रेफरेंस एंगल, और एंगल सी से हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना है। सो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में? AB, साइड AB इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ साइड AB इज 5 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ साइड AC इज 13 सेंटीमीटर। अब हम क्या बता सकते हैं कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में कौन हाइपोटेनस है, कौन परपेंडिकुलर है और कौन सा साइड बेस है? बहुत आसानी से बता सकते हैं। राइट एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होता है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी हाइपोटेनस। सो हमारा हाइपोटेनस AC है, सो 13 सेंटीमीटर इज आर हाइपोटेनस। ठीक है, AC इज आर हाइपोटेनस एंड AC इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। अब रिफरेंस एंगल हमारा क्या है? रिफरेंस एंगल है एंगल C, और एंगल C के ऑपोजिट में जो साइड होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। सो हमारा परपेंडिकुलर क्या है? हमारा परपेंडिकुलर है AB which is 5 सेंटीमीटर। सो द रिमेनिंग साइड BC विल बी आवर बेस, और ये बेस का पता नहीं है, वी आर नॉट नोइंग द बेस। अब याद करिए, चैप्टर के शुरुआत में ही या कंसेप्ट के शुरुआत में ही हमने क्या कहा कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उस राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड्स गिवन हैं, तीसरे साइड का पता नहीं है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके तीसरा साइड फाइंड कर सकते हैं। तो आइए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं और हम अपना बेस BC फाइंड करते हैं। सो we know that from Pythagoras theorem hypotenuse square is always equals to the sum of perpendicular square and base square। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है बेस। सो आवर बेस स्क्वायर इज गोइंग टू बी हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेनस क्या दिया गया है? हाइपोटेनस दिया गया है 13 सेंटीमीटर, सो हाइपोटेनस इज 13 स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है? 5 सेंटीमीटर, सो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज गोइंग टू बी 5 स्क्वायर। नाउ 13 स्क्वायर इज व्हाट? 13 into 13 169,
माइनस व्हाट इज 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25। तो अगर हम 169 में 25 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिलता है 144। तो बी स्क्वायर दैट इज बेस का स्क्वायर, वी आर गेटिंग इट एज 144। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस इज इक्वल्स टू रूट अंडर 144, और हमें पता है 144 किसका रूट होता है, 12 का। सो आवर बेस इज गोइंग टू बी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां जो बेस है साइड बीसी दैट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम बेस बीसी को क्या लिख सकते हैं, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में आपको हाइपोटेनस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है। तो क्या आप फाइंड कर सकते हैं सारे रेशियोज को, बहुत ही आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम अपने सारे 6 या सारे 5 नहीं, हमें यहां पर सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लेने हैं। सो हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा साइन सी, साइन ऑफ एंगल सी। सो साइन ऑफ एंगल सी इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब ये परपेंडिकुलर क्या है, 5 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। सो आर साइन सी इज गोइंग टू बी 5 अपॉन 13। उसी तरह हम कॉस सी फाइंड कर सकते हैं। कॉस सी इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, हम बेस क्या फाइंड किया अभी, 12, और हाइपोटेनस कितना है हमारा 13। सो आर कॉस सी इज गोइंग टू बी 12 अपॉन 13। उसी तरह हम tan सी भी फाइंड कर सकते हैं। tan सी इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 5 सेंटीमीटर और बेस क्या है, बेस है 12 सेंटीमीटर। तो हमारा tan सी हो गया 5 अपॉन 12। अब देखिए साइन सी 5/13 है, कॉस सी 12/13 है, tan सी 5/12 है। अगर आपको ये 3 रेशियोज पता है तो आप आसानी से बाकी के 3 रेशियोज लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमें पता है साइन सी का ही रेसिप्रोकल होने वाला है कॉसेक सी, कॉस सी का ही रेसिप्रोकल होने वाला है सेक सी, और कॉट सी tan सी का रेसिप्रोकल होने वाला है। तो हम बाकी के 6 रेशियोज को आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए बाकी के 3 रेशियोज लिख लेते हैं। कॉसेक सी, कॉसेक सी, कॉसेक सी tan साइन सी का रेसिप्रोकल है। तो साइन सी अगर p/h है तो कॉसेक सी क्या हो जाएगा, कॉसेक सी क्या होगा, कॉसेक सी क्या होने वाला है, कॉसेक सी होने वाला है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा 13/5। उसी तरह कॉस सी का रेसिप्रोकल होता है सेक सी। तो अगर कॉस सी b/h है तो सेक सी क्या हो जाएगा, h/b, और h/b का मतलब 13/12। उसी तरह हम कॉट सी भी फाइंड कर सकते हैं। कॉट सी जो होता है वो tan सी का रेसिप्रोकल होगा। tan सी अगर p/b है तो कॉट सी b/p होगा, और b/p होगा मतलब जो रेशियो होने वाला है वो है 12/5। तो इस तरह क्वेश्चन में जो हमें 6 रेशियोज फाइंड करने थे, हमने वो सारे 6 रेशियोज फाइंड कर लिए, साइन सी, कॉस सी, tan सी, कॉसेक सी, सेक सी एंड कॉट सी। वी हैव फाउंड ऑल द रेशियोज व्हिच वी हैव टू फाइंड। ठीक है, क्लियर है किस तरह हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमें जो राइट एंगल ट्राइंगल गिवन था उसमें ट्राइंगल के 2 साइड्स गिवन थे, तीसरा साइड मालूम नहीं था। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने तीसरा साइड फाइंड किया, और जब हमें राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड मालूम होते हैं तो हम आसानी से 6 रेशियोज लिख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज given, question number 2, given sin A is equals to 3/4, sin A is equals to 3/4, we have to calculate all the other trigonometric ratios. Calculate other 5t ratios. अब जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है
वन ऑफ द रेशियो साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। एक रेशियो हमें पहले से ही पता है, साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 3/4। अब हमें बाकी बचे जो 5 रेशियोज है वो फाइंड करने हैं। बाकी के 5 रेशियोज क्या है? सेक ऑफ एंगल ए, टैन ऑफ एंगल ए, कॉसेक ऑफ एंगल ए, सेक ऑफ एंगल ए एंड कॉट ऑफ एंगल ए। तो आइए हम बाकी के 5 रेशियोज फाइंड करते हैं। कैसे? सबसे पहले तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल ABC which is right angled at B. A is our reference angle and we have the third angle as C. हमारा तीसरा एंगल C है। अब given sin A is equals to 3/4, हमें क्या दिया गया है? sin A is equals to 3/4 और हम जानते हैं sin A किसके बराबर होता है? sin A is what? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो है वो 3:4 है। ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है उसे 3x मान लें और इस ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है उसे 4x मान लें। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम डायरेक्ट परपेंडिकुलर को 3 और हाइपोटेनस को 4 मान ले तो मैथमेटिकली सही नहीं होगा। मैथमेटिकली हमें क्या है, उनको एक वेरिएबल के साथ लिखना पड़ेगा, तब जाकर के वो करेक्ट होगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं? परपेंडिकुलर को 3x लिखने जा रहे हैं और हाइपोटेनस को 4x लिखने जा रहे हैं। ठीक है, अब साइड BC क्यों हुआ हमारा परपेंडिकुलर? क्योंकि हमें पता है रेफरेंस एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होगा वही हमारा परपेंडिकुलर होगा। रेफरेंस एंगल A है तो A के ऑपोजिट में साइड BC है, इसलिए BC हमारा परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर BC को हमने क्या लिख लिया? 3x। क्लियर है? अब रिमेनिंग साइड BA जो हमें पता नहीं है, BA या AB हमें पता नहीं है और वो हमारा क्या है? बेस। दिस इज आवर परपेंडिकुलर, दिस इज आवर हाइपोटेनस और बेस हमें पता नहीं है। सो व्हाट डू वी हैव टू डू? अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पता है ट्रायंगल में अगर 2 साइड्स गिवन है, तीसरे साइड का पता नहीं है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे और तीसरे साइड को फाइंड करेंगे। तो आइए हम यहां बेस फाइंड करते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इज द सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस क्या है हमारा? 4x है, तो यहां से हाइपोटेनस की जगह हम 4x का स्क्वायर लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर क्या है? 3x है, तो हम परपेंडिकुलर स्क्वायर को 3x स्क्वायर लिख सकते हैं और बेस का हमें पता नहीं है, सो वी आर राइटिंग इट एज b स्क्वायर। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर इज 16 एंड x का स्क्वायर इज x स्क्वायर, सो 4x स्क्वायर इज 16x स्क्वायर। उसी तरह हम 3x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर इज x स्क्वायर। वी कैन राइट 3x स्क्वायर एज 9x स्क्वायर एंड देन हमारे पास बचा बेस का स्क्वायर। अब हमें बेस स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम 9x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं। 16x स्क्वायर यहां पहले से मौजूद है, 9x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -9x स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या बचेगा? बेस स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर एंड 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज 7x स्क्वायर। तो ये तो हमारा बेस स्क्वायर है, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज बेस इज इक्वल्स टू रूट अंडर 7x स्क्वायर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 7 ऑफ x। ठीक है, हमने बेस फाइंड कर लिया है। बेस इज व्हाट? रूट अंडर 7 ऑफ x, रूट अंडर 7x। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस भी मालूम है, परपेंडिकुलर भी मालूम है और बेस भी मालूम है, तो हम बाकी 5 रेशियोज को निकाल सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट रेशियो इज cos A। हमें पता है cos A क्या होता है? cos A इज बेस अपॉन हाइपोटेनस b/h। तो बेस क्या निकाला अभी हमने? रूट 7x और हाइपोटेनस क्या था हमारा? 4x। यहां से x और x कैंसल, सो वी आर गेटिंग इट एज रूट 7/4।
4। फिर हम क्या फाइंड कर सकते हैं, tan a फाइंड कर सकते हैं। tan ऑफ एंगल a इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3x है, और बेस क्या निकला है √7x। सो यहां से भी x और x कैंसिल हो गया, सो हमारा रेशियो होगा 3/√7। अब आपको साइन a पता है, cos a पता है, tan a पता है, तो आप आसानी से cosec a, sec a और cot a लिख सकते हैं। सो आर cosec a is going to be the reciprocal of sin a। sin a अगर 3/4 है तो cosec a क्या हो जाएगा 4/3। देन sec a is the reciprocal of cos a। तो अगर cos a √7/4 आया है तो sec a क्या आएगा 4/√7। ठीक है, और फिर cot a लिख सकते हैं हम tan a का रेसिप्रोकल। tan a क्या है 3/√7, तो cot a उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज √7/3। तो इस तरह बाकी रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास गिवन था साइन ए की हेल्प से हमने तीसरा साइड फाइंड किया, और तीसरा साइड फाइंड करने के बाद बाकी के 5 रेशियोज आसानी से फाइंड कर लिए। बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है, आपकी किताब में भी होगा। आप इसे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करें तो आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। गिवन sin a इज इक्वल्स टू 3/4। बिल्कुल सेम जो हमारा पिछला क्वेश्चन था, sin a यहां भी 3/4 था। यहां पर हमें 5 बाकी के बचे हुए 5 रेशियोज फाइंड करने थे, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है। हमें यहां पर बाकी के बचे 5 रेशियोज फाइंड नहीं करने, हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है, और वो वैल्यू क्या है, फाइंड cos a, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a into cosec a प्लस tan a into sec a। ठीक है, वहां पर हमें 5 रेशियोज फाइंड करने थे, यहां हमें 5 रेशियोज नहीं फाइंड करने, हमें वन ऑफ द रेशियो 3/4 गिवन है, sin a इज इक्वल्स टू 3/4। हमें बस cos a, cosec a, tan a और sec a फाइंड करना है, और फिर इस इक्वेशन में पुट करके, इस फॉर्मूले में पुट करके इसकी क्या वैल्यू होगी वो फाइंड करनी है। तो आइए हम पिछले क्वेश्चन का ही हेल्प लेते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने फाइंड कर लिया था कि cos a की क्या वैल्यू है, cosec a की क्या वैल्यू है, tan a की क्या वैल्यू है और sec a की क्या वैल्यू है। तो आइए उन वैल्यूज को हम दोबारा लिख लेते हैं। cos a एंड cosec a। cos a क्या आया था हमारा √7/4, तो cos a की जगह हम लिख लेते हैं √7/4 में। पता है cos a की वैल्यू क्या है √7/4। ठीक है, cosec a का क्या वैल्यू मिला था, cosec a was 4/3, तो हम cosec a की जगह क्या लिखने जा रहे हैं 4/3। फिर tan a का भी वैल्यू हमें मिल चुका है, tan a क्या था 3/√7, तो tan a की जगह हम 3/√7 लिख लेते हैं। एंड sec a का भी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, sec a का क्या वैल्यू है, sec a was 4/√7, तो sec a की जगह हम लिखने जा रहे हैं 4/√7। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस टर्म को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो द थिंग वी हैव टू फाइंड इज cos a into cosec a प्लस tan a into sec a। अब cos a की क्या वैल्यू है √7/4, cosec a का क्या वैल्यू है 4/3, प्लस tan a का क्या वैल्यू है 3/√7 इंटू sec a का क्या वैल्यू है 4/√7। क्या कुछ कैंसल हो रहा है यहाँ पे, क्या कैंसल हो रहा है, क्या हाँ यहाँ 4 और 4 कैंसल हो रहा है, और नेक्स्ट टर्म में कुछ भी कैंसल नहीं हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं √7 into 1 दैट इज √7/1 3 =
3 प्लस 3 4 जा 12 अपॉन √7 इंटू √7 इज 7। एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 3 और 7 का एलसीएम इज 21। ठीक है, 3 7s are 21, so we are going to multiply 7 by √7, so we are getting 7 √7 plus 7 के टेबल में 21 3 टाइम्स आता है, so 12 into 3 is 36, so this is our answer। ठीक है, we have found the value of cos A plus cos A plus tan A into sec A। कितना आसान था। पिछले क्वेश्चन में जो हमें वैल्यूज मिले थे उन वैल्यूज को पुट करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया गया। ठीक है, सो आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 फॉर टुडे इज क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 4 sec अल्फा इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, 4 sec अल्फा इज इक्वल्स टू 5 है। We have to evaluate. Evaluate simply means we have to find the value. We have to evaluate 1 minus tan alpha upon 1 plus tan alpha। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। It is given that 4 sec alpha is equals to 5 and we have to find the value of 1 minus tan alpha upon 1 plus tan alpha। तो 4 sec alpha is equals to 5 अभी रेशियो के फॉर्म में नहीं है, पर हम इसे आसानी से रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? It is given that 4 sec alpha is equals to 5, तो हम 4 को क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं। तो यहां क्या मिल जाएगा, sec alpha is equals to 5/4। अब हमें sec अल्फा की वैल्यू पता है 5/4 है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, बाकी के रेशियोज नहीं। इस क्वेश्चन में हमें बाकी के रेशियोज, सारे रेशियोज फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें तो उसमें सिर्फ tan अल्फा की जरूरत है। सो वी हैव टू फाइंड ओनली द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। तो हमारे लिए काम आसान हो गया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल के ऑपोजिट में हमेशा हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस। सपोज दिस इज आवर रेफरेंस एंगल अल्फा, तो अल्फा के ऑपोजिट में जो साइड होगा वही हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड द रिमेनिंग साइड विल बी आवर बेस। तो यहां से हमें पता है सेक अल्फा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, सेक अल्फा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos alpha and cos alpha is b by h, so sec alpha is h by b। क्लियर है? अब यहां से हमें पता चल गया हाइपोटेनस एंड बेस का रेशियो 5:4 है। तो क्या हम हाइपोटेनस को 5x और बेस को 4x मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। अब फिर से हम उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो हमने पहले किया है। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड्स गिवन है तो हम आसानी से थर्ड साइड को पाइथागोरस थ्योरम के इस्तेमाल से निकाल सकते हैं। सो लेट अस यूज पाइथागोरस थ्योरम। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर स्क्वायर, दिस इंप्लाइज परपेंडिकुलर स्क्वायर इज गोइंग टू बी हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। क्लियर है? अब हाइपोटेनस कितना है हमारा, 5x है, तो हम हाइपोटेनस स्क्वायर क्या लिखेंगे, 5x स्क्वायर माइनस बेस क्या है, बेस है 4x, सो विल राइट बेस स्क्वायर एज 4x का स्क्वायर। ठीक है, 5x स्क्वायर इज 25x स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर इज 16x स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिलता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इज 9x square. So our perpendicular is going to be root under 9x square and root under 9x square is 3x. तो हमने परपेंडिकुलर भी फाइंड कर लिया, दैट इज 3x। परपेंडिकुलर हमारा 3x है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल है,
तीनों साइड्स पता है, हाइपोटेनस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है और बेस भी पता है। अब जब तीनों साइड पता है तो हम tan अल्फा फाइंड कर सकते हैं। सो our tan alpha is going to be perpendicular upon base। परपेंडिकुलर कितना आया हमारा 3x अपॉन बेस कितना है 4x। यहां से x और x कैंसल हो गया, सो tan अल्फा इज 3/4। अब हमें tan अल्फा का वैल्यू मिल गया। अब जिसको इवेल्युएट करना है वहां पे हम क्या करेंगे, tan अल्फा की वैल्यू को पुट कर देंगे। सो व्हाट वी हैव टू इवेल्युएट 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। ठीक है, तो हम 1 माइनस tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस tan अल्फा इज 3/4, 1 माइनस 3/4 अपॉन हम 1 प्लस tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू, यहां पे हम एलसीएम ले लेते हैं न्यूमरेटर में, तो एलसीएम 4 हो जाएगा एंड दिस इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1। सो 1 एंड 4 का एलसीएम 4 हो गया। 1 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, 4 टाइम्स, तो 4 1 जा 4 माइनस 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स आता है, 1 3 जा 3 अपॉन नीचे भी 1 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4। सो 1 4 जा 4, 4 1 जा 4 प्लस 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स आता है, 1 3 जा 3। तो यहां से हमें क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 दैट इज 1/4 अपॉन को हम डिवाइड में लिख सकते हैं, डिवाइडेड अपॉन 4 प्लस 3 दैट इज 7/4। अब डिवाइड के साइन को इनटू में चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 4/7, यहां से 4 और 4 कैंसल, सो आवर आंसर इज 1/7। ठीक है, 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा हमारा क्या मिला 1/7। तो देखा आपने कितने आसानी से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। बस आपको कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे मालूम है, उनके बीच के आपस के रिलेशन मालूम है, और अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम, एंगल सम प्रॉपर्टी सब कुछ पहले से पता है, तो आप आसानी से ट्रिग्नोमेट्री के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके एनसीईआरटी किताब में है, या फिर आप अगर आपके पास कोई साइड बुक है तो आप उस साइड बुक में भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस उन्हें प्रैक्टिस करना है, तो आपका कंसेप्ट ऑटोमेटिकली सारा क्लियर होता जाएगा। अब हम मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्लास 10th के लिए। तो आइए उस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा सिमिलैरिटी का प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, कि किस तरह दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। सपोज हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल, लेट अस ड्रॉ द ट्रायंगल्स। हमारे पास ट्रायंगल है, दिस इज आवर ट्रायंगल। Now we are drawing two triangles. This is our first triangle and this is our second triangle. ठीक है, इस ट्रायंगल का हम नाम लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल का हम नाम लिखते हैं पी क्यू आर। अब आपको सिमिलैरिटी, अगर आपने ट्रायंगल्स पढ़ रखा है तो आपको सिमिलैरिटी, किस तरह दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ये पता होगा। अगर ट्रायंगल एबीसी के साइड AB और ट्रायंगल PQR के साइड PQ का जो रेशियो है वो ट्रायंगल एबीसी के साइड BC और ट्रायंगल PQR के साइड QR के बराबर मिले, और ट्रायंगल एबीसी के साइड AC का रेशियो ट्रायंगल PQR के साइड PR के रेशियो से भी बराबर हो जाए, मतलब दोनों ट्रायंगल्स ABC और PQR के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, साइड AB और साइड PQ का रेशियो, साइड BC और साइड QR का रेशियो, साइड AC और साइड PR का रेशियो अगर इक्वल मिल जाए, ठीक है समझ में आ रहा है, अगर इक्वल मिल जाए, देन वी कैन से दैट
कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में सिमिलैरिटी का यूज होने वाला है, इसीलिए उस क्वेश्चन को बताने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सिमिलैरिटी का कंसेप्ट क्लियर कर लिया जाए। तो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, अगर दो ट्रायंगल्स है और दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, आइए इस कंसेप्ट का इस्तेमाल हम करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन में, विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th। सो लेट अस मूव टू आवर क्वेश्चन। तो हमारा आज our fifth and important question is, if angle B and angle Q are acute angles, if angle B and angle Q are acute angles such that sine of angle B is equal to sine of angle Q, then we have to prove that angle B is equals to angle Q. This is the question we have to solve, and this is one of the most important question of class 10th। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एंगल B एंड एंगल Q आर द एक्यूट एंगल्स ऑफ टू डिफरेंट ट्राइंगल्स। हम दो राइट एंगल ट्राइंगल्स ड्रॉ करते हैं, एक ट्राइंगल ABC विच इज राइट एंगल्ड एट B, और दूसरा ट्राइंगल PQR, सॉरी विच इज नॉट राइट एंगल्ड एट B, this is right angled at C and we have our acute angle as B. Similarly, we have triangle PQR which is right angled at R and Q is our acute angles. So this is the question, B and Q are acute angles. We have angle B and angle Q as our acute angles. ठीक है, such that sine of angle B is equals to sine of angle Q. It is given that sine of angle B is equals to sine of angle Q। अब अगर हम ट्राइंगल ABC में देखें तो साइन ऑफ एंगल B क्या होगा, अगर हमारा रेफरेंस एंगल B है तो AC हमारे लिए परपेंडिकुलर होगा, साइड AB हमारा हाइपोटेनस होगा। सो यहां से साइन ऑफ एंगल B क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज साइड AC अपॉन साइड AB। ठीक है, अब आते हैं दूसरे ट्राइंगल में। दूसरे ट्राइंगल में हमारा रेफरेंस एंगल Q है, इन ट्राइंगल PQR आवर रेफरेंस एंगल इज Q। तो Q के ऑपोजिट में जो साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर है, और राइट एंगल के ऑपोजिट में जो साइड है वो हमारे लिए हाइपोटेनस है। सो साइन ऑफ एंगल Q विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज साइड PR अपॉन साइड PQ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप ध्यान में रखना है। वो स्टेप क्या है कि हम न्यूमरेटर को राइट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर है उसको लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर के साथ एक्सचेंज करेंगे। तो वो कैसे होगा, AC अपॉन, यहां न्यूमरेटर क्या है राइट हैंड साइड में PR, तो वो हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे PR, और लेफ्ट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर है वो AB, वो हम राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में लिखने जा रहे हैं AB अपॉन PQ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट है और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप्स है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहां से हमें क्या मिला, साइड AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू साइड AB अपॉन साइड PQ। ठीक है, अगर आप गौर से देखें दोनों ट्राइंगल्स को, तो इस ट्राइंगल के साइड AC और इस ट्राइंगल के साइड PR का जो रेशियो है AC बाई PR, वो ट्राइंगल ABC के साइड AB और ट्राइंगल PQR के साइड PQ के रेशियो के बराबर है। अब सिमिलर ट्राइंगल्स में हम पढ़ चुके हैं
कि अगर ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सॉरी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं। जब करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो यहां तो दो साइड्स के करस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल हैं, हमें तीसरे का भी इक्वल दिखाना है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब हमें दिखाना पड़ेगा कि ट्रायंगल एबीसी के साइड बीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर के साइड क्यूआर का भी रेशियो इन दो रेशियोज के बराबर है, तब जाकर के हम इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखा देंगे। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से जो एंगल बी है और एंगल क्यू है वो भी इक्वल हो जाएगा। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है बीसी और क्यूआर का जो रेशियो है उसको इन दो साइड्स के रेशियो के इक्वल दिखाना। तो आइए उसके लिए हम अपना अगला स्टेप करते हैं। हम मान लेते हैं कि AC अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू AB अपॉन पी क्यू, ये एक क्वांटिटी K के बराबर है, ये एक क्वांटिटी K के बराबर है और इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हमें क्या दिखाना है? BC और QR का जो रेशियो होगा वो इन रेशियोज के बराबर दिखाना है। तो हम BC और QR का रेशियो फाइंड करते हैं, ठीक है। नाउ BC अपॉन QR, BC अपॉन QR क्या होने वाला है? सबसे पहले अगर आप ट्राइंगल ABC पे गौर करें तो ट्राइंगल ABC में साइड BC हमारे लिए क्या है? बेस। और ट्राइंगल PQR को अगर गौर से देखें तो ट्राइंगल PQR में QR हमारे लिए क्या है? बेस है। तो हम जानते हैं बेस को हम क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस BC को हम क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन है? AB है, तो AB का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ट्राइंगल ABC में परपेंडिकुलर कौन है? AC, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। उसी तरह ट्राइंगल PQR में बेस है QR, तो बेस को हम क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर, और हाइपोटेनस कौन है? PQ है, तो PQ का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कौन सा साइड है? PR है, तो PR का स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक तो आसानी से समझ में आ गया होगा। अब अगर आप इक्वेशन 1 को गौर से देखें तो इक्वेशन 1 में अगर आप पहले इक्वेशन को छोड़कर दूसरे फ्रैक्शन को देखें, AB बाई PQ वो K के बराबर है। तो क्या हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ PQ? लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं? AB के जगह K टाइम्स ऑफ PQ लिखने जा रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे क्या है? AB का स्क्वायर है और AB को हम P इंटू K इंटू PQ लिखे हैं, तो यहां पे K इंटू PQ का स्क्वायर हो जाएगा माइनस AC का स्क्वायर। अब अगर आप पहले फ्रैक्शन पर गौर करें तो AC बाई PR किसके बराबर है? K के। तो यहां से हम AC को क्या लिख सकते हैं? K टाइम्स ऑफ PR लिख सकते हैं। तो AC का स्क्वायर हो जाएगा K टाइम्स ऑफ PR का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया क्या किया गया? अपॉन डिनोमिनेटर में जो पहले से वैल्यू प्रेजेंट है उसी वैल्यू को आगे लिखते जाएंगे, दैट इज रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो हमें क्या मिला? हमें मिला BC बाई QR इज इक्वल्स टू BC बाई QR इज इक्वल्स टू रूट अंडर K इंटू PQ स्क्वायर माइनस K इंटू PR स्क्वायर, K इंटू PQ स्क्वायर माइनस K इंटू PR होल स्क्वायर अपॉन रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है, दिस इज व्हाट वी गॉट, BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू K इंटू PQ स्क्वायर माइनस K इंटू PR स्क्वायर रूट अंडर PQ स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब अगर हम न्यूमरेटर को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से क्या मिलने वाला है? K स्क्वायर
इंटू पी क्यू स्क्वायर माइनस यहां से क्या मिलने वाला है, के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर में दो टर्म्स है, के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर, दोनों टर्म्स में के स्क्वायर कॉमन है, तो हम के स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या बचेगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब क्योंकि k का स्क्वायर हो चुका है और वो रूट के अंदर है, तो हम क्या कर सकते हैं, k को रूट के बाहर निकाल सकते हैं। k रूट के बाहर हो जाएगा, रूट में क्या बच जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में भी क्या बचेगा, रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। यहां से पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर और नीचे में भी रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर कैंसल हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलने वाला है, दिस इंप्लाइज बीसी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू के, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब अगर आप इक्वेशन 1 पे गौर करें तो इक्वेशन 1 पे क्या है, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू के, और इक्वेशन 2 में क्या है, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू के। इसका मतलब तीनों फ्रैक्शंस किसके बराबर है, के के बराबर। ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, तीनों किसके बराबर है, के के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 से बी सी अपॉन क्यू आर, और ये तीनों फ्रैक्शंस, ये तीनों रेशियोज किसके बराबर है, के के बराबर है। ठीक है, अब ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर में साइड एसी और साइड पीआर का रेशियो ट्रायंगल एबीसी के साइड बीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर के साइड क्यूआर और ट्रायंगल एबीसी के साइड एबी और ट्रायंगल पीक्यूआर के साइड पीक्यू के बराबर है। ठीक है, AC अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो यहां पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स, दोनों ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो जब दोनों ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो हम जानते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर है जिसमें साइड AB और इस ट्रायंगल के साइड PQ का रेशियो, इस ट्रायंगल के साइड BC और इस ट्रायंगल के साइड QR के रेशियो, और इस ट्रायंगल के साइड AC और इस ट्रायंगल के साइड QR के रेशियो के बराबर है, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो सिमिलरली यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABC, जो हमारा ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC विच इज राइट एंगल्ड एट C, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के विच इज राइट एंगल्ड एट R। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो हम जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग जितने भी अदर साइड्स हैं उनका रेशियो और जितने भी अदर एंगल्स है सब क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज ट्रायंगल एबीसी का एंगल B और ट्रायंगल PQR का एंगल Q इक्वल होगा बाय विच प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, एंड दिस प्रूव्स आवर क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया किस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमने सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, ट्रायंगल के सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया और दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाकर
तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल दिखाया और वहां से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के हेल्प से एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल कर दिया। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपकी एनसीईआरटी किताब में मिलेंगे, आपको आपके साइड बुक्स में मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को अच्छे से बनाना है ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। क्वेश्चन बनाइएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम अगले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। अब अगर आप यहां देखें तो यहां जितने भी रेशियोज हमने पढ़े हैं, वो एक एंगल थीटा के लिए है, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सारे के सारे रेशियोज एक अननोन एंगल थीटा के लिए है। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, थीटा के कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को लेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और उसके बाद किस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सॉल्व करना है वो सीखेंगे। तो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थैंक यू।